हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम हमने जो अपना कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सी एक्सप्रेशन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे सिंपली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला। अब आपको यहाँ पे बताने की इनमें से कौन सा राइट वे है जिसकी हेल्प से हम ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टी स्क्वेयर हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। सेकंड, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये स्टेटमेंट इसने इस ब्रैकेट में कर दी है, पर ये स्टेटमेंट कभी ब्रैकेट में नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हाफ ये हमारा अलग है और ए टी स्क्वेयर हमारे पास क्या अलग है ना, हाफ अलग इवेल्युएट होगा और वो अलग इवेल्युएट होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पे हमारे पास जैसे थर्ड स्टेटमेंट रखी है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी डी आपका वैसे ही इनकरेक्ट बन जाएगा क्योंकि आपके पास कौन सा होता है, ये आपके पास बिट वाइज एक्सोर ऑपरेटर होता है। बिट वाइज एक्सोर ऑपरेटर होता है। जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जो ये कैरेट का सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है, ये बिट वाइज एक्सोर का काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। अब कई बच्चों का डाउट आएगा कि सर यहाँ पे 2.0 क्यों लिखा है, बल्कि यहाँ पे हाफ दे रखा है। अब बेटा एक्चुअल में होता है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वे में इस क्वेश्चन को समझो। अब इसको मैं थोड़ा इवेल्युएट कर देता हूँ आपको, ताकि आप इस चीज़ को इवेल्युएट समझ पाओ। देखो होता क्या है बेटा, एक्चुअल में इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये इरेज नहीं हो रहा है, ये इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब बेटा आप क्या करो, इसको प्रोग्रामिंग के वे में इस क्वेश्चन को समझो। एक्चुअल में आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, यूज़ करना है किस वे में, प्रोग्रामिंग के वे में यूज़ करना है। अब होता क्या है, अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप सोच रहे हो कि सर हम इसको ऐसे भी ये लिख सकते हैं ना, एस इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई टू प्लस हाफ, है ना, हाफ के लिए आप क्या करते हो 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टाइम टी को। तो सर ऐसे भी हमारे पास यही फॉर्मूला बन जाता है ना, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। पर इस टाइम पे आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। गलत क्यों हो जाओगे, इसको हम एज एन एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लेते हैं। अब जब आप सी प्रोग्रामिंग की वे में इसको सोचोगे, अब मान लेते हैं कि जो आपके पास ये फॉर्मूला है, ये क्या मानता है इसको, बाय डिफ़ॉल्ट सी क्या मानती है इसको, कि जो भी आपने इस टाइप की वैल्यू लिखी है, ये किस टाइप की वैल्यू है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है। तो अगर सी इसको इंटीजर वैल्यू ट्रीट करेगी, इस टाइम पे क्या दिक्कत आ सकती है, इस टाइम पे क्या दिक्कत आएगी, इससे आपके रिजल्ट इफेक्ट होगा। रिजल्ट कैसे इफेक्ट होगा, मान लेते हैं आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें मान लेते हैं यू में यू की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू आपकी मान लेते हैं 1 है, ए की वैल्यू मान लेते हैं आपके पास 1 है, और जो आपका टी है उसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 है। इन सभी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, इन सभी की वैल्यू 1 है। अब आप क्या करोगे, इन सभी की जगह 1 लिखोगे, तो एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 1 भी, टी की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस अब आपने ये देखना है, जब सी लैंग्वेज में जब भी कोई इस टाइप की वैल्यू होती है, इस टाइप की वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, 1 डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, और 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 0.5। और सी लैंग्वेज में जो इंटीजर वैल्यू होती है, उसमें क्या लिखा जाता है, उसके पॉइंट के आगे की वैल्यू इग्नोर कर दी जाती है, और जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है उसी को ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा सर, चाहे मेरा एक्सप्रेशन में कुछ भी आना होगा, इसके आगे मान लेते हैं मेरा एक्सप्रेशन में कुछ भी आना होता है, इसको क्या करता है, जो फर्स्ट हाफ होता है मतलब 1/2 है, इसको सी लैंग्वेज क्या कर देती है, इसको ज़ीरो कंसीडर कर लेती है। और उसके आगे तो चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी संख्या लिख दो, तो ज़ीरो के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होती है तो वो कितनी बन जाती है, ज़ीरो ही बन जाती है। तो मेरा इन द एंड आंसर कितना आता है, यहाँ पे 1 आता। ओके, तो मैथमेटिकल वे में अगर आप सोचो, अगर आप इस चीज़ को इंटीजर में ही रखते, तो इससे क्या दिक्कत आ जाती कि वो अगर इंटीजर वैल्यू ही कंसीडर करता सी कंपाइलर उसको, तो वो हमेशा उसको 1/2 को ज़ीरो ही कंसीडर करता। पर हम क्या सोचते हैं, हम बोलते हैं 1/2 क्या होता है हमारे पास, 0.5, या फिर इसको हम हाफ बोलते हैं, आधा बोलते हैं किसी चीज़ का। तो अगर हम किसी चीज़ को आधा करना है, मतलब ये कौन सी वैल्यू है सर, ये हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू है। तो सी कंपाइलर को फ्लोटिंग वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या चीज़ इंप्लीमेंट कर देते हैं,
उसमें हम या तो आप क्या करो, आपके पास दो कंडीशन है, फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास वही, एस इज इक्वल टू हाफ, मतलब यू टी, यू मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ। अब हाफ को या तो आप 1 को 1.0 लिख दो, वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से किसी एक को आपको फ्लोटिंग बनाना होता है, या तो आप 2 को 2.0 लिख दो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1 को वैसे ही लिखा है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 को क्या कर दिया है यहाँ पे, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, इन्होंने 2 को कर दिया है, 2 को 2.0 कर दिया है। क्यों किया इसके पीछे मैंने आपको वजह बता दी। 2.0 इसलिए किया इन्होंने क्योंकि जब सी कंपाइलर इसको इवेल्युएट करेगा या फिर इसको एक्सप्रेस करेगा, इसकी आउटपुट निकालेगा, तो वो कौन सी वैल्यू रखेगा, वो रखेगा 0.5। ओके, जैसे अब यहाँ पे मान लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2.0, और ये एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट होगा, 1 डिवाइड बाई 2.0। नॉर्मली ऐसे आप देखोगे 1 डिवाइड बाई 2.0, मतलब पॉइंट के आगे जीरो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्सप्रेशन वैसे ही रहता है। बस सी लैंग्वेज के हिसाब से ये किस टाइप की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ओके, और फ्लोटिंग वैल्यू पॉइंट वैल्यू हमने इसलिए लिखी क्योंकि अगर हम इसको इंटीजर वैल्यू लेने देते तो इंटीजर के केस में क्या हो रहा था, जो हमारे पास ये 1/2 है, इसकी हमेशा आउटपुट में या फिर आंसर इसका कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। पर हमें आंसर कितना चाहिए था, हमें पता है मैथमेटिकल में जैसे हम किसी को हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो आधा कितना होता है, 0.5 होता है। और 0.5 किस टाइप की वैल्यू होती है, फ्लोटिंग वैल्यू होती है। तो अगर हमें कंपाइलर को बताना है कि जो 1/2 करके आंसर आएगा वो फ्लोटिंग वैल्यू में आएगा, तो उसके लिए मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं 1.0 कर दूं, या तो अगर मुझे 1.0 नहीं करना, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.0 करना पड़ेगा। मतलब चाहे आप 1 को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दो, चाहे आप 2 को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1 को तो वैसे रहने दिया है, इन्होंने क्या किया, 2 को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो इन्होंने जैसे 2 को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद सिंपली वही सेम फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई टी। अब वही कंडीशन हम सेम वही लेते हैं जो हमने पहले लिया था। अब हमने क्या किया, फ्लोटिंग वे में इसको लिख दिया, यू की वैल्यू 1 थी हमारे पास, टी की वैल्यू भी 1 थी, और हमारे पास ए की वैल्यू भी कितनी थी, 1 थी। अब सिंपल वही रखते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस अब देखो, अब इस पॉइंट पे जो हमारे पास सी का कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो इसको क्या वैल्यू बनाएगा, इसकी 0.5 बना देगा। पर पहले क्या हो रहा था, जब ये वैल्यू इंटीजर थी तो उस टाइम पे हमारा 0 आंसर आ रहा था, जिसकी वजह से आगे का जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या बन रही थी, हमारे पास 0 बन रही थी। तो इस टाइम पे क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि बाकी सारे तो 1 ही है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 1, तो इस टाइम पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप मैथ में भी कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा, और जब इसको सी कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको आंसर बताएगा तब भी यही आंसर आएगा। ओके, तो वो छोटा सा एक प्रोग्रामिंग का पॉइंट आता है, ये क्यों ऐड किया गया इसके पीछे की मैंने आपको वजह समझा दी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नॉर्मल 2 भी तो लिख सकते थे, 2.0 क्यों लिखा है। देखो, कल को मान लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन डाल दिया, मान लेते हैं, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ये लिखा ही नहीं, मान लो तो यहाँ पे 2 के आगे ये लिखा ही नहीं है, 0.0 लिखा ही नहीं है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 1.0 कर दिया है, तब उस टाइम पे ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास फ्लोटिंग में होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो कंपाइलर है उसको बता रहे हैं कि जो ये एक्सप्रेशन जब ये सॉल्व होगा, जब ये वैल्यू सॉल्व होगी, तो ये वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फ्लोटिंग में मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर ये आंसर 0.5 नहीं आएगा तो मेरा आगे का जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमेशा उसको 0 ही कंसीडर करेगा। समझ आ गया, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं इसमें कि सर हमने पॉइंट मतलब 2.0 क्यों यूज़ किया है, तो इस वे में मैंने आपको तभी इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी रिक्वायर द वैलिड वैल्यू एज एन ऑपरेंड। ओके, वैलिड वैल्यू एज एन ऑपरेंड, ठीक है। एक्चुअल में ये शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये आपका शायद एल या फिर आर वैल्यू हो सकता है, ठीक है, एल या फिर आर वैल्यू होगा, इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हमारे पास एल वैल्यू का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। अब देखो क्या चीज़ है, क्या मैं इसको बोल रहा हूँ कि सर क्या एल वैल्यू आप बोल रहे हो, क्या आर वैल्यू आप बोल रहे हो, इसको आप थोड़ा बता दो। एक्चुअली बेटा होता ऐसे है, जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो, है ना, वहाँ पे आप कंसेप्ट पढ़ते हो बेसिकली किस चीज़ का, आप बोलते हो कि सर हमारे पास एल वैल्यूज़ और आर वैल्यूज़ होती हैं जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे आप क्या लिखते हो, जैसे आप लिखते हो ना मैथ में ए इज़ इक्वल टू 2 + 3,
तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपके पास क्या है, कुछ वैल्यू है राइट हैंड साइड पे है, कुछ वैल्यू आपकी कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो वही सेम कंडीशन हमारी चलती है जब हम प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को पढ़ते हैं। ओके, तो इसको आप कैसे पढ़ते हो, तो एल वैल्यू और आर वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, बस पहले उसको आप थोड़ा समझ लो कि हमारे पास क्या होते हैं। एक हमारे पास होती है एल वैल्यू, एक हमारे पास होती है आर वैल्यू। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी रहे देखने में। एक हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास एल वैल्यू होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, आर वैल्यू होती है। कहाँ पे, हमारी सी लैंग्वेज में। अब जो हमारी एल वैल्यू होती है, ये बेसिकली ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमेशा मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन की बात करती है। ओके, किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लो, एग्जांपल क्या आ गया, एग्जांपल एक्स आ गया। जैसे हम सी में बनाते हैं ना, अपना एक स्टेटमेंट बनाते हैं इंट एक्स करके। इसका मतलब है कि हमारे पास एक मेमोरी है, एक एक्स नाम की मेमोरी है। एक्चुअल में तो कोई भी मेमोरी हो सकती है, 101 मेमोरी हो सकती है, पर मैंने इसको नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। तो वही होता है जो एल वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है, कोई ना कोई हमारे पास मेमोरी लोकेशन होती है। और एक्स को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैंने मान लिया एक्स एक्स इज इक्वल टू 10, और एक्स मेरी कहाँ पे आती है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे आती है। तो वही लिखा है कि एल वैल्यूज़ क्या आती है, हमेशा हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आती हैं, और ये किसी ना किसी मेमोरी को बताती हैं। क्योंकि एक्स देखो क्या है, एक्स बेसिकली सर हमारे एक मेमोरी है। इसके अलावा जो हमारे पास एल वैल्यूज़ होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, जहाँ तक इनका स्कोप होता है वो वहीं तक ही वो वर्क करती हैं। क्योंकि अलग अलग मेमोरीज होती हैं। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे पढ़ते हो कि एक स्कोप कितना होता है। जैसे मान लेते हैं, एक मैंने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उस प्रोग्राम को बोला कि आप सिर्फ 101 से लेके 105 की मेमोरी तक ही आप देख सकते हो, इसके आगे आप मेमोरी नहीं देख सकते हो। तो ये क्या बन गया, इसका स्कोप बन गया एक। ओके, मतलब एक फिक्स एरिया बन गया उस चीज़ का। तो एल वैल्यूज़ क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास एक उनका एक पर्टिकुलर स्कोप होता है जिसके ऊपर वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। बाकी जो एल वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास लेफ्ट साइड भी हो सकती हैं और राइट साइड भी हो सकती हैं। जैसे आप सिंपल अगर मैं एग्जांपल बताऊं, इसका दूसरा आप लिख सकते हो कि सर ये हमारे पास लेफ्ट साइड भी हो सकती हैं और हमारे पास राइट साइड पे भी हो सकती हैं। सर इसका एग्जांपल एग्जांपल बेटा सिंपल आ गया। जैसे आप मान लेते हैं, मैंने कह दिया एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 5। अब देखो ए भी कोई एक मेमोरी होगी जिसके अंदर कोई ना कोई डाटा पड़ा होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, मेरे पास ए मेमोरी है, यहाँ पे ए मेमोरी के अंदर मेरे पास पड़ा है 10। ओके, और एक्स मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास ये वाली मेमोरी है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। एक्स मान लेते हैं मेरे पास ये वाली मेमोरी है। ओके, जो ये वाली मेमोरी है, ठीक है, ये वाली जो मेमोरी है ये मेरी एक्स की मेमोरी है, और जो हमारी ए मेमोरी है वो ये वाली मेरी मेमोरी है ना, ये वाली जो मेरी मेमोरी है वो ए की मेमोरी है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी एल वैल्यूज़ है वो हम देखो, यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड भी इसको बनाया हुआ है और यहाँ पे इसको मैंने राइट साइड पे भी इसको क्या किया है, यूज़ किया हुआ है। मतलब दोनों जगह मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ एल वैल्यूज़ को। ओके, और बाकी जो हमारे पास एल वैल्यूज़ होती हैं, इसको हम अगर सी में अगर बात कर लेते हैं, कि अगर मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ ना, तो जो हमारे पास एल वैल्यूज़ होती हैं, इसको मैंने हमेशा किस से यूज़ करने के लिए आपको प्रेफर किया है। मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी आपके पास एड्रेस होते हैं, तो एड्रेस आपको कौन से ऑपरेटर से आप यूज़ करते हो। तो एल वैल्यू मतलब एड्रेस, तो एड्रेस के लिए आप कौन सा यूज़ करते हो, एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हो। तो एंड क्या आता है हमारे पास, सर ये हमारे पास हमारा बन जाता है एड्रेस ऑपरेटर। समझ आ गया कि एल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं। अब सर आर वैल्यूज़ क्या हैं, अपने एल वैल्यूज़ तो बता दिए, कोई आपकी मेमोरी होगी, उस मेमोरी का कोई बेसिकली लोकेशन होगी, उसमें उसका मेमोरी का अपना कोई जो स्कोप होगा, और उस मेमोरी को हम कहीं भी एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है, जहाँ मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर उस मेमोरी के साथ अगर हमें डील करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में, जिसको हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सर आर वैल्यू क्या होती है बेटा, आर वैल्यू क्या होता है, आर वैल्यू होती है सिर्फ डाटा, ओनली डाटा, ओनली डाटा, या फिर डाटा ओनली, जैसे आपको ठीक लगे आप उसको वैसे ले सकते हो। सर डाटा मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल आ गया 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, ये सारा क्या है, डाटा ही तो है ना। इसके अलावा आप मान लो तो ए आ गया, बी आ गया, अलग अलग डाटा हो सकता है, चाहे न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है और हम आपके पास करेक्टेड डाटा भी हो सकता है। तो आर वैल्यू हमेशा क्या होती है, डाटा ही होता है। ओके, और जो आपका डाटा होता है ये क्या होता है, बेसिकली जहाँ तक इनकी एक्सप्रेशन लिखा है वो उनकी लाइफ वहीं तक की होती है। जैसे एग्जांपल मैं लिखूँ इसका, मैंने बोला आपके पास, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 5+2, सपोज कर लेते हैं। अब देखो इस जो 5 और 2 की एक तरीके से लाइफ है, लाइफ कब तक रहेगी, जब ये स्टेटमेंट चलेगी, जब ये स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलेगी, जब इसकी बारी आएगी। इसका मतलब क्या होगा, 5+2 के जो होगा उनको प्लस करके, 5+2 को प्लस करके इनका जो भी आंसर आएगा वो एक्स नाम की मेमोरी के अंदर आपको डालना है।
तो 5 और 2 का देखो, अगर हम इसकी बात करें कि सर 5 और 2 का ज़्यादा मतलब तो क्या है, इसका स्कोप क्या है, तो स्कोप इसका कुछ भी नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सर जो हमारी आर वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा टेम्परेरी होती हैं। टेम्परेरी क्यों होती हैं? क्योंकि जिस लाइन में उनका यूज़ किया गया होता है वो वहीं तक ही सीमित होती हैं, उसके आगे उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये टेम्परेरी होती हैं। या फिर आपको उसको ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे लिख लेना कि सर इट लिव्स ओनली फॉर द एक्सप्रेशन, ठीक है। या फिर ओनली टिल एक्सप्रेशन, जब तक आपका एक्सप्रेशन चल रहा होता है कोई, उसके तक ही वो वैलिड होती है, उसके आगे वो वैलिड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली स्टेटमेंट आ गई, अगर मैं बोलूँ मुझे 5 और 2 को आगे कहीं यूज़ करना है तो मुझे उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर अलग से उसको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर किसी ना किसी मेमोरी में मुझे उसको डालना पड़ेगा, तब जाके उस मेमोरी से मैं उसको लेकर आ सकता हूँ। पर अगर मैं किसी स्टेटमेंट में उस मतलब 5 और 2 को यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी जो लाइफ है वो वहीं तक है, उसके आगे उसकी लाइफ नहीं है। तो इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं आर वैल्यू। और आर वैल्यू आप देखो हमेशा कहाँ पे आती हैं, अगर आप देख रहे हो आर वैल्यू देखो हमेशा कहाँ पे आती हैं, सर वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एल वैल्यू बताई थी ना, एल वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड भी आ सकती है और राइट साइड पे भी आ सकती है, पर जो आपकी आर वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा आपकी कहाँ आती हैं, राइट साइड पे आती हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसी के रिगार्डिंग, एल वैल्यू के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मेमोरी से रिलेट करते हैं, और उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी एल वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ्ट साइड में होती हैं कि राइट साइड पे होती हैं कि दोनों साइड होती हैं कि किसी भी साइड नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चों ने एल समझ के लेफ्ट होता है तो उन्होंने लेफ्ट टिक कर दिया था, पर उसका मतलब ये नहीं होता, आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है। एल वैल्यू स्टैंड फॉर कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, कैसे वो बिहेव करता है वैल्यू। तो ओके, क्योंकि अगर एल वैल्यू अगर कोई मेमोरी एड्रेस के साथ डील करता है तो मेमोरी एड्रेस आप लेफ्ट साइड भी डिफाइन कर सकते हो, राइट साइड भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो आर वैल्यू क्या होती है? आर वैल्यू बेसिकली आप वही मैंने आपको समझा दिया कि एक मतलब आपका जो कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है जिसको आप एक स्टेटमेंट में लिखते हो और उसकी जो लाइफ होती है वो वहीं तक होती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल दूं, एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास, जैसे 10 आ गया, 5 आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया x+5 लिख दिया, ओके। या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब है कि इनके जो स्कोप है वो क्या है, बेसिकली एक सीमित स्कोप है, मतलब टेम्परेरी स्कोप है। तो अब आपको ये थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बिहाफ पे इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो कि विच ऑफ द फ्लोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसमें, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम केस बन रहा है एल वैल्यू का। यहाँ पे जो एग्जामिनर ने अगर आपसे पूछा होगा तो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा होगा, किसके बारे में पूछा होगा, यहाँ पे एल वैल्यू के बारे में यहाँ पे पूछा होगा, है ना। यहाँ पे किसके बारे में पूछा होगा, एल वैल्यू के बारे में। ये एल वैल्यू क्या होता है, एड्रेस के साथ डील करता है। बाकी सारे जो ऑपरेटर यहाँ पे दे रखे हैं ये ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी न किसी आर वैल्यू के साथ डील होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लूँ, जैसे आप क्या करते हो 5 × 2, तो 5 × 2 कितना आता है 10, और मल्टीप्लाई क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ किसी ना किसी आर वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 क्या है हमारे पास, सर ये हमारे पास आर वैल्यू हैं, इनको इवेल्यूएट करने का काम कर रहा है। और वैसे ही अगर हम बात कर लेते हैं प्लस, तो 5+2, तो 5+2 7, तो प्लस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, किन्हीं ना किन्हीं दो आर वैल्यू के बीच में एक्सप्रेशन करने का काम कर रहा है। और वैसे आपके पास मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ना, 5/2, या फिर मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर रिटर्न करता, मतलब जो रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है। तो 5 बेसिकली क्या करोगे, जब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 का 4, और रिमाइंडर कितना बनेगा आपका 1 बच जाएगा, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब ये सारे जो हमारे पास ऑपरेटर हैं वो आर वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक ऐसा एल वैल्यू जो हमेशा ऑपरेंड के क्या करता है, जिसको ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन सा होता है हमारे पास, प्लस प्लस होता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए अगर हम इसको देख लें, हम क्या करते हैं जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं x++, या फिर एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ लोकेशन है, एक्स हमारे पास क्या होती है, मेमोरी लोकेशन होती है। ओके, एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है, कि मेमोरी लोकेशन में कोई डाटा है उसमें आपको क्या करना है, बढ़ोतरी करनी है। x++ का मतलब क्या होता है, x=x+1, ये मतलब होता है इसका, कि अगर x के अंदर कोई भी वैल्यू है उसमें आप क्या करो, +1 करके उस वैल्यू को x मेमोरी में अपडेट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, अब सिंपल अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, इसको मैं अब ऊपर इरेज कर देता हूँ सारा। अब सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, आपकी मान लेते हैं ये आ गई एक्स मेमोरी, एक्स मेमोरी आ गई, इसके अंदर मान लेते हैं डाटा पड़ा था 5,
और मैंने क्या बोला, आप करो एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस मतलब है ये किस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास सर, एल वैल्यू एक्सप्रेशन आ गया, मतलब ये मेमोरी के साथ डील कर रहा है ये। अब मेमोरी के साथ डील कर रहा है तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्स प्लस प्लस को बड़ा करके देखें, एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। क्या आपने क्या करना है, एक्स की जो मेमोरी है उसमें आपने जो भी उसका डाटा है उसमें आपको वन कर देना है, एक बढ़ोतरी कर देनी है। बढ़ोतरी होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको उस मेमोरी में अपडेट कर देना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5+1। तो 5+1 कितना होता है, 6। तो अब एक्स की पहले वैल्यू 5 थी पर अब नई वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। तो इसका मतलब है जहाँ पे पहले वैल्यू हमारे पास 5 थी, अब 5 की जगह वहाँ पे मेमोरी में डाटा कितना चला जाएगा, वहाँ पे 6 चला जाएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन था ये मुझे एल वैल्यू का ही लग रहा है, तो एल वैल्यू का ही ये क्वेश्चन होगा। अब मैंने समझा दिया कैसे क्या मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर आपको ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे सी आपका अलग से ऑप्शन दिख रहा है। और ये अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये आपके पास एल वैल्यू का एग्जाम्पल आता है, बाकी सारे आपके आर वैल्यू के साथ डील करते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने समझने होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंबल फॉर एड्रेस ऑपरेटर। देखो एड्रेस ऑपरेटर मैंने अभी आपको बताया, हम एंड का यूज़ करते हैं एड्रेस ऑपरेटर के लिए, तो डी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको क्या करना होता है, अपने कॉपी पे नोट करके लिखना होता है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल दे रखा है, तो एस्ट्रिक हम क्या बोलते हैं इसको, इसको मैंने वैसे आपको लिखवाया तो इसको हम क्या बोलते हैं, या तो इसको आपको एग्जाम में ऐसा पूछा होगा कि इन डायरेक्शन ऑपरेटर, या फिर इसको हम दूसरा नाम इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर, ओके, वो कौन सा होता है, वो हमारे पास एस टी का सिंबल होता है। या तो ये ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा सिंबल होता है जो पॉइंटर के लिए यूज़ किया जाता है ना, पॉइंटर के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए भी आप डी रेफरेंस ऑपरेटर या फिर जिसको आप एस्ट्रिक सिंबल बोलते हो उसका आप यूज़ करते हो। हैश आपको पता है, हैश हम यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए। प्री प्रोसेसर जो आपके डायरेक्टिव होते हैं ना, वहाँ पे आप क्या करते हो, हैश का यूज़ करते हो। ओके, जैसे आपने को मैंने सिंपल, जब हमने कल भी सी लैंग्वेज का कोड लिखा था तो मैंने सबसे पहले क्या यूज़ किया था, हैश यूज़ किया था। हैश के बाद लिखा था stdio.h। ओके, तो हैश मतलब बेसिकली हैश इनक्लूड लिखा था, पूरी स्टेटमेंट तो वैसे वही होती है, हैश इनक्लूड stdio.h। मतलब क्या करना है आपको, जब ये प्रोग्राम चलाना है, प्रोग्राम चलाने से पहले आपको ये एक फ़ाइल होगी, इस फाइल के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको, जो मैंने जो अपने प्रोग्राम में अपनी बनाई है उसमें std वाली सारी की सारी जो फाइल है वो मर्ज करनी है। मर्ज करने के बाद जो फाइनल मेरा प्रोग्राम बनेगा उसमें क्या होगा, std की भी सारी फाइल्स होंगी और जो मैंने लिखा होगा कोड उसकी भी सारी फाइल्स होंगी। तो ये काम कौन करता है, हमारा हैश सिंबल वो काम करता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्योंकि जब आपका एक्चुअल में प्रोग्राम प्रोसेस होना है उससे पहले कुछ फाइल्स हैं जो आपको आपने जो फाइल बनाई है उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। बाकी कैरेट सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका बिट वाइज एक्सोर ऑपरेशन जब आपको करना होता है उसके लिए आप यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें ईजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लॉजिकल और। देखो लॉजिकल और के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, तो सी यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। वैसे जो ये वाला सिंबल है ये आप यूज़ करें जब आपको लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, बाकी ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया था। प्लस प्लस आपका इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है, इंक्रीमेंट सिंबल बोलते हैं इसको। और वैसे ही आपका माइनस माइनस किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिक्रीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं। बाकी जो आपके पास ये वाला जो आपके पास सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, जब आपको बिट वाइज राइट शिफ्ट करना होता है कोई वैल्यू को, बिट वाइज राइट शिफ्ट हम बोलते हैं इसको, बिट वाइज राइट शिफ्ट बोलते हैं। और वैसे एक आपका ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। ओके, तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट सिंबल फॉर बिट वाइज एक्सोर। देखो बिट वाइज एक्सोर का सिंबल मैंने आपको बता ही दिया था, कौन सा सिंबल होता है सर, हमारा तो कैरेट का सिंबल होता है। तो इसका मतलब डी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बिट वाइज एक्सोर को आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, बाकी जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, जो ये वाला सिंबल होता है ये हमारा होता है बिट वाइज नॉट। बिट वाइज आपका नॉट के लिए आप इसको यूज़ करते हो, और वही ये मैंने आपको बता ही दिया था वैसे, बिट वाइज लेफ्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो आपके पास ये वाला है इसको आप यूज़ करते हो बिट वाइज एक्सोर।
बिटवाइज एक्सोर के लिए यूज़ करते हो। देखो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक अगर सिंगल डंडा होगा तो सिंगल डंडा बिटवाइज एक्सोर करेगा, ठीक है, सॉरी बिटवाइज और करेगा, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, सॉरी, ये आपका और है ना, सिंगल मतलब सिंगल डंडा है यहाँ पे, तो ये बिटवाइज क्या है आपके पास और है। और जब आपके पास डबल डंडे होंगे, जो आप ऊपर क्वेश्चन था, ये आपका लॉजिकल होता है। लॉजिकल और के लिए आपके डबल डंडे लगते हैं। अगर बिट वाइज और करना होगा तो उसके लिए सिंगल डंडा आप यूज़ करेंगे। और अगर आपको लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप डबल एंड ऑपरेटर या फिर एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करोगे। अगर आपको सिंगल लॉजिकल एंड करना है तो उसके लिए आप सिंगल एंड का यूज़ करेंगे। ओके, बाकी इसके अलावा जैसे यहाँ पे दे रखा है बिटवाइज नोट, तो नोट के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको क्या करना है, आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ठीक है, सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इन सी। तो देखो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन आता है आपके पास, स्कैन एफ आता है। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में होता है क्या, जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के आप फंक्शन पढ़ते हैं बेसिकली। एक आप पढ़ते हो अनफॉर्मेटेड, एक आप पढ़ते हो अनफॉर्मेटेड, और दूसरा आप पढ़ते हो फॉर्मेटेड। अब होता है क्या यहाँ पे अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेट में, बेसिकली जो आपके पास अनफॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं या फिर इनपुट फंक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है, आप कोई भी अपने कीबोर्ड से अपने क्या करते हो, आपने कीबोर्ड से कोई भी अपना एक अल्फ़ाबेट टाइप किया। मान लेते हैं आपके पास ये कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड पे आपके पास अल्फ़ाबेट ए था, आपने क्या किया, ए को प्रेस किया। जैसे आपने ए को प्रेस किया, वो चला जाता है आपके पास सीपीयू के पास। सीपीयू के पास जाने के बाद वो क्या होता है, एक तो उसकी कॉपी कहाँ चली जाती है, एक तो मेमोरी में चली जाती है, दूसरा क्या होता है, उसकी कॉपी कहाँ पे चले जाती है, उसी टाइम पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाती है। तो जो कुछ इस टाइप के फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शन। तो अनफॉर्मेटेड फंक्शन का एग्जांपल क्या है सर हमारे पास, तो अगर इसका एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको सिंगल ए की बात करी ना, जैसे आपने ए कीबोर्ड से प्रेस किया और आपको कीबोर्ड स्क्रीन पे वो दिख गया। तो अगर सी लैंग्वेज में देखा जाए अनफॉर्मेटेड फंक्शन, तो वो आपके पास क्या होता है, गेट कैर होता है। ठीक है, गेट सी एच बोलते हैं इसको। गेट सी एच मतलब आपको गेट करना है, क्या गेट करना है, करेक्टर गेट करना है। कि मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, जैसे मैंने उसको प्रेस किया, प्रेस होने के बाद आपने क्या किया, एक तो उसको मेमोरी में टेम्परेरी, जैसे आपका स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, मेमोरी में अपने स्टोर कर लेता है, वैसे इसने मेमोरी में स्टोर किया। साथ ही साथ इसने क्या किया, आपको भी आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दिया, वो काम ये करता है। तो इसका मतलब है कि सर जो हमारे पास अनफॉर्मेटेड जो फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे हम मान लो ये गेट कैर आ गया, गेट कैर ने क्या किया सर, इसने हमारे पास रीड किया। क्या रीड किया बेटा, एक तो आप उसने सिंगल आपका एक करेक्टर रीड किया। कहाँ से रीड करेगा, ऑब्वियसली जब आप कीबोर्ड से टाइप करोगे। ओके, सिंगल करेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, सिंपल कर देता हूँ, डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, ताकि अगर आप नोट करना हो तो आप इसको नोट कर लेना, डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड। इसके अलावा विदाउट विदाउट ठीक है, विदाउट एक्वाइंग इट टू स्क्रीन। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि एक्चुअल में जब आप ये यूज़ करते हो अनफॉर्मेटेड का, इसमें क्या होता है, जो भी आप बेसिकली जब आप क्या करते हो, जब भी कीबोर्ड से कोई चीज़ प्रेस करते हो, वो क्या जाता है, एक तो आपका मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और अगर आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो उस टाइम पे वो उसको डिस्प्ले भी कर देता है। तो ये ऐसे करके जो मैकेनिज्म होता है वो वर्क करता है। बाकी देखो स्कैन एफ, इसका जो एग्जैक्ट उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड क्या होता है, फॉर्मेटेड आपका स्कैन एफ फंक्शन होता है। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली डाटा रीड कर देता है सी मतलब कीबोर्ड से। सेम इसका वही मैकेनिज्म होता है कि कीबोर्ड से क्या करेगा, डाटा रीड करेगा, पर ये क्या करता है, ये किसी ना किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करता है। अनफॉर्मेटेड को कोई लेना देना नहीं है। अनफॉर्मेटेड की जगह आप मेमोरी में कुछ भी डाल दो। ओके, मतलब उसको उसके अंदर करेक्टर में कुछ भी डाल दो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अभी तो आपने ए डाला था, पर मान लेते हैं अभी आपने 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हो, कुछ भी आप भेज सकते हो मेमोरी में, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो जो उस टाइप की जो मेमोरीज होती हैं उसको हम अनफॉर्मेटेड बोलते हैं, मतलब वो कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करता है। पर फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में बोलता है, अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था ना कि आपकी बेटा अगर कोई इंटीजर मेमोरी है, ठीक है, कोई आपके मान लेते हैं आपने इंट एक्स डिफाइन कर दिया है और एक्स आपकी ये वाली मेमोरी है,
और अगर आपने एक्स मेमोरी के अंदर मान लेते हैं आपने कीबोर्ड से 5 प्रेस कर दिया, 5 एंटर कर दिया, तो 5 तो इसके अंदर चला जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आपने कीबोर्ड से अगर ए एंटर कर दिया और आप चाहते हो कि ए इसके अंदर चला जाए, तो वो ए को क्या कर देगा, वहाँ पे डिक्लाइन कर देगा, ए को यहाँ पे कैंसल आउट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वो बोलेगा कि मैं क्या हूँ, एक तरीके से मैं फॉर्मेटेड फंक्शन हूँ और मुझे डिफ़ाइन किया गया है कि जो मेरे अंदर डाटा जाएगा, जो मेरी मेमोरी के अंदर डाटा जाएगा, वो किस टाइप का डाटा जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इंटीजर डाटा ही जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है मेजर हमारा फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में, कि फॉर्मेटेड फंक्शन में क्या करते हैं कि जिस भी टाइप ऑफ मेमोरी है उसमें जो डाटा जाएगा वो एज़ पर उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर के बिहाफ पे ही जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? जैसे मैंने आपको इंटीजर का बताया था, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? या तो आप परसेंटेज डी यूज़ करोगे या तो आप परसेंटेज आई यूज़ करोगे। और वैसे ही अगर आपको करैक्टर अगर मेमोरी में इंसर्ट करना है, तो करैक्टर आपको बताने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, बेसिकली चेक रखने के लिए, उसके लिए अगर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, परसेंटेज सी का यूज़ करना पड़ेगा। और वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट अगर आपके पास कोई वैल्यू है, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आप परसेंटेज एफ का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक आपका अनफॉर्मेटेड होता है जिसको कोई लेना देना नहीं होता है कि आप किस टाइप का, आपने एक मेमोरी बना दी, मेमोरी तो सेम वही है। इस मेमोरी के अंदर आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ए डालो, बी डालो, कुछ भी डाल दो, उसको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसके पास कोई फॉर्मेट है ही नहीं, उसके पास स्पेसिफायर है ही नहीं कि उसको किस टाइप का डाटा ही मेमोरी में डालना है। पर जो दूसरा अनफॉर्मेटेड होता है, उसको पता होता है कि मेरी मेमोरी ये ऐसी मेमोरी है, इसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही जाएगा या इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करेक्टर ही जाएगा। ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए कि इन ऐसा कौन सा इनपुट फंक्शन है। अब ऑब्वियसली इनपुट फंक्शन की बात करिए, तो इनपुट फंक्शन यहाँ पे कौन से हैं? प्रिंट एफ तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके, इनपुट फंक्शन बाकी सारे इनपुट फंक्शन है, पर जो आपका गेट कैर है और गेट सी एच है, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या हैं? ये आपके पास अनफॉर्मेटेड हैं। अनफॉर्मेटेड हैं। अगर मान लो मैंने अपने सी प्रोग्राम में गेट कैर और गेट सी एच का यूज़ किया और इसकी जगह मैंने कोई भी मेमोरी डिफ़ाइन कर दी, अब उस मेमोरी में मैं 1 भी डाल सकता हूँ, ए भी डाल सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी डाल सकता हूँ, मतलब कोई फॉर्मेट है ही नहीं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? अनफॉर्मेटेड बोलते हैं। पर अगर मैंने स्कैन एफ यूज़ किया है और स्कैन एफ को मैंने बोला है कि ये जो मेरी मेमोरी है, उसको आपने देखना है कि ये मैंने मेमोरी डिफ़ाइन की है, वो किस टाइप की मेमोरी है, कि उसमें इंटीजर डाटा जाएगा, कि उसमें कैरेक्टर डाटा जाएगा, कि उसमें फ्लोटिंग डाटा जाएगा, वो चेक रखता है उसके बारे में, तभी हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। तो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन बन जाता है आपके पास? स्कैन एफ आपका बन जाता है। ओके, बाकी आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आपका स्कैन एफ और जो आपका प्रिंट एफ है, ये दोनों के दोनों जो आपके पास फंक्शंस होते हैं, ये आपको कहाँ मिलते हैं? सर हमारे पास एक लाइब्रेरी फाइल होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, जिसको हम क्या बोलते हैं? stdio.h। इसके अंदर हमारे पास कौन से फंक्शन पाए जाते हैं? हमारे फॉर्मेटेड फंक्शन। कौन कौन से? स्कैन एफ और हमारे पास एक प्रिंट एफ। स्कैन एफ होता है जब हमें डाटा इनपुट लेना होता है कीबोर्ड से। प्रिंट एफ होता है जब हमें कंप्यूटर से डाटा हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे भेजना होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? आउटपुट बोलते हो। ठीक है, ऐसे करके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंडर्ड हेडर फाइल इन सी डिफाइन द फंक्शन एफ स्कैन। देखो एफ स्कैन जो फंक्शन होता है वो आपका कहाँ पे डिफाइन होता है, उसके बारे में यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो एफ जो आपका स्कैन होता है वो आपका stdio.h के अंदर ही होता है। कि मैंने क्या बोला था कि जो आपके पास स्कैन एफ है, प्रिंट एफ है, इसके अलावा एफ स्कैन एफ है जो है, ये सारे फंक्शन आपको कहाँ मिल जाते हैं? ये आपको stdio.h के अंदर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि जितने भी आपकी इनपुट आउटपुट की जो भी फाइल्स होती हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलती हैं। बाकी इसके अलावा कल को मैं आपको बोलूँ बेटा एफ ओपन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो भी सर stdio.h के अंदर मिलेगा। ठीक है, प्रिंट एफ स्कैन एफ तो हमने देख लिया। इसके अलावा मान लो कल को मैंने बोला एफ प्रिंट आपको कहाँ मिलेगा, तो बेटा वो भी आपको stdio.h के अंदर मिलेगा, है ना। इसके अलावा मैंने जैसे एफ स्कैन हो गया, तो एफ स्कैन भी आपको कहाँ मिलेगा, तो वो भी stdio.h जो हेडर फाइल होगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो एक अच्छा फंक्शन दे रहा है, मतलब लाइब्रेरी फाइल देखिए stdlib.h। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो ये हमारे पास एक कैसरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर क्या होते हैं? यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं।
इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। यूटिलिटी फंक्शंस इन द सेंस, जैसे आपको क्या करनी है, कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, तो मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन आपको कहाँ मिलेंगे, वो हमें सर stdlib.h जो हमारी हेडर फाइल है उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो मेमोरी से डील करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं मेलोक, है ना। मेलोक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फंक्शन, ठीक है। मेलोक आता है आपके पास, इसके अलावा मेलोक आता है, कैलोक आता है ना। इसके अलावा अगर आपको मेमोरी अगर फ्री करनी है ना, तो एक फ्री फंक्शन भी आता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोसेस है उसको अगर आपको एग्ज़िट करना है, ठीक है, प्रोसेस अगर आपको कंट्रोल एग्ज़िट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे देख, मतलब जो भी प्रोसेस के साथ जो डील होता है, ये तो चलो मेमोरी का कंसेप्ट आ गया ना। एक आते हैं हमारे पास प्रोसेस, तो प्रोसेस के जो भी फंक्शन होते हैं वो भी आपको stdlib हेडर फाइल के अंदर मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोसेस एग्जिट करनी है तो एग्जिट फंक्शन होता है, तो वो भी आपको stdlib.h के अंदर ही मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास कन्वर्जन्स जो होते हैं, है ना, कन्वर्जन जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको stdlib.h जो आपकी हेडर फाइल होती है वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। ओके, बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं जो एग्ज़ाम में रेलिवेंट होती हैं। जैसे एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटा एफ स्कैन और जो आपका स्कैन एफ है, इन दोनों में एक तरीके से डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि बच्चों को अब डाउट आ रहा होगा, सर एफ स्कैन जो आपने स्कैन एफ और हमें प्रिंट एफ तो बता ही दिया है, आपने इसके बारे में तो हमें इलेबोरेट किया ही नहीं कि एफ स्कैन और स्कैन एफ में डिफरेंस क्या है। तो बेटा एक आपका फंक्शन होता है एफ स्कैन, दूसरा होता है आपके पास स्कैन एफ। दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, एक तरीके से इनपुट के फंक्शन ही है। तो इसमें क्या होता है, जो स्कैन एफ फंक्शन होता है ये आपका क्या करता है, ये डाटा रीड करता है आपका कीबोर्ड से। ओके, बाकी जो आपके पास एफ स्कैन है ये करता है, ये किसी ना किसी फाइल स्ट्रीम से डाटा रीड करता है। ये क्या करता है, ये डाटा रीड करता है किसी स्पेसिफिक फाइल से। स्पेसिफिक कोई फाइल होगी उससे ही ये डाटा क्या करेगा, रीड करेगा। जैसे होता है ना, आप क्या करते हो, आपने अलग अलग अपने प्रोग्राम बना दिए हैं। जैसे होता है, आपने एक अपना प्रोग्राम बनाया, इसमें आपने कोई अपनी आउटपुट निकाल ली, तो वो जो आउटपुट निकलेगी वो दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगी, दूसरे के लिए वो क्या करेगी, इनपुट का काम करेगी। तो उस टाइम पे हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे हमें किस टाइप का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, एफ स्कैन एफ का यूज़ करना पड़ता है। ओके, जैसे अगर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपने क्या किया, आपने एक एक्सप्रेशन बना दिया। आपने लिखा इज इक्वल टू, आपने बोला x इज इक्वल टू, सिंपली बोल दिया आपने x इज इक्वल टू a+5। ओके, या फिर चलो इसको और थोड़ा इजी कर देते हैं। सपोज कर लो आपने लिखा x इज इक्वल टू 5+2, है ना। ये आपके पास क्या बन गई, एक आपके पास एक फाइल बन गई। मान लेते हैं आपके पास ये क्या बन गई, फाइल नंबर 1 आ गई। फाइल 1 में आपकी x की कोई वैल्यू आएगी, और फाइल नंबर 2 में मैंने क्या किया, फाइल नंबर मैंने 2 बोल दिया, y इज इक्वल टू x+3। ऐसे करके मैंने एक एक्सप्रेशन बना दी। एक फाइल नंबर 1 में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया जहाँ पे 5+2 जो वैल्यूज़ होंगी, आर वैल्यूज़ होंगी, वो इवेल्युएट होके एल वैल्यू में चली जाएंगी, मतलब मेमोरी में चली जाएंगी। सिंपल बोलने का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे जो वैल्यू एक्स के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर कितना चला जाएगा, 7 यहाँ पे चला जाएगा। अब ये कहाँ पे है, ये किसी ना किसी फाइल के इवेल्युएट होने के बाद हमें वैल्यू मिल रही है 7। तो मुझे इसको अगर रीड करना है, तो इसको रीड करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को बोलते हैं एफ स्कैन फंक्शन। और एफ स्कैन फंक्शन के अंदर मैं क्या डालूंगा, कौन सी फाइल डालूंगा मैं यहाँ पे, मेरी फाइल कौन सी थी बेटा, यहाँ पे मेरे पास सर मेरी जो फाइल थी उसका नाम था F1 फाइल। तो इसका मतलब क्या है कि F1 फाइल के अंदर जो भी इवेल्युएट होके आंसर आया होगा, जैसे 7 आया होगा, तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रीड हो जाएगा। तो x की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जो मेरी y मेमोरी है, y मेमोरी के अंदर मेरे पास रिजल्ट कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा। समझ आ गया, एक की आउटपुट दूसरे के लिए जब इनपुट का काम करती है, उस टाइप के फाइल स्ट्रीम के लिए हमें एफ स्कैन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। डन, ऐसे करके जो कंसेप्ट होते हैं आपको क्लियर करने होते हैं। तो यहाँ पे चलो इसका तो आपका बी आपका राइट आंसर आएगा। बाकी stdlib.h मैंने बताई दे कि कैसे वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड एज अ स्विच एक्सप्रेशन इन स्विच केस स्टेटमेंट इन अ सी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बेसिकली ना जब आप स्विच स्टेटमेंट आप पढ़ते हो
उसमें आप बाकी सारी चीज़ें दे सकते हो, मतलब आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, इसके अलावा आप इन्यूमरेटर टाइप होते हैं वो आप दे सकते हो, है ना? पर आप फ्लोटिंग टाइप कभी भी वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। डन। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी होती हैं कि आप वहाँ पे जब आप स्विच एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो ना, जब आप स्विच केस पढ़ते हो, ठीक है, बेसिकली होता है क्या, जब आप स्विच फंक्शन पढ़ते हो ना, तो स्विच फंक्शन के अंदर बेसिकली आप एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हो, तो एक्सप्रेशन में कभी भी फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आपने ऐड करनी है, बस याद रखना है। क्योंकि स्विच क्या बोलता है कि फ्लोटिंग क्या होता है, फ्लोटिंग हमेशा पॉइंट में चला जाती है वैल्यू। और जो आपके केस होते हैं, केस हमेशा या तो वन केस हमेशा किस में आते हैं आपके पास, या तो 1 2 में आएंगे या फिर ABC में आएंगे, केस हमेशा उसी में चलते हैं। तो उसके बिहाफ पे आप कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एज एन एक्सप्रेशन स्विच केस में यूज़ नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन होती है एक। तो वही यहाँ पे देखो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया गया था, तो इसका मतलब आपका बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। डन। ऐसे करके आपने सारी चीज़ें ही समझनी होती हैं, और ये भी आपने समझना होता है कि सिर्फ आपकी इंटीजर और जो आपके करेक्टर होते हैं वही आपकी वैलिड होते हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है कि जो हमारे पास स्विच जो स्टेटमेंट होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर या फिर हमारे जो कैरेक्टर वैल्यू होती हैं, बस उन्हीं के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, या फिर उन्हीं के साथ जो हम डील कर सकते हैं, बस सिंपल इतना फंडा होता है। तो इनको आपने नोट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फंक्शन इन सी। जबकि सी प्रोग्रामिंग होती है उसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे गलत है। फर्स्ट दे रखा है, अ फंक्शन कैन ईदर रिटर्न नथिंग और अ सिंगल वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, या तो अगर वो फंक्शन वाइड है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, मेन फंक्शन मैंने लिखा था वाइड मेन। तो वाइड मैंने तभी क्यों यूज़ किया था, वाइड का मतलब है नल, कि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है उसको मैं नल भी बना सकता हूँ। इसके अलावा कुछ फंक्शन होते हैं वो हमें वैल्यू भी वापस देते हैं, कुछ फंक्शन होता है जिससे मुझे कुछ भी वैल्यू वापस नहीं चाहिए, मुझे इसको नल एंड वाइड ही रखना है, तो मैं रख सकता हूँ। तो वही लिखा है कि फंक्शन है हमें कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकता है और सिंगल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। सी सपोर्ट रिकर्सिव फंक्शन, देखो सी हमारा सपोर्ट करता है रिकर्सिव स्टेटमेंट को, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछी है। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास, अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट जीरो और मोर आर्गुमेंट। देखो ये बात भी स्टेटमेंट, देखो मेन फंक्शन में क्या है, मेन फंक्शन के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है मेन, और जो ये फंक्शन है इसके अंदर कोई वैल्यू डाली है, मैंने नहीं डाली, कोई वैल्यू नहीं डाली है ना। तो इसका मतलब है कि फंक्शन में आप जीरो वैल्यू भी डाल सकते हो, पर जब आप इन फ्यूचर जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, जैसे मान लेते हैं इंट ऐड, आपने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू डाल दी है इंट एक्स कोमा इंट वाई, ऐसे करके आपने वैल्यू डाल दी। इसका मतलब यहाँ पे आपने दो आर्गुमेंट पास किए हैं। आर्गुमेंट को आप क्या बोल देते हो, आर्गुमेंट को ही हम, जैसे आप टेक्निकल टर्म में आर्गुमेंट बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में हम क्या उसके बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, हम क्या करते हैं आर्गुमेंट पास कर देते हैं। तो इसका मतलब है एक मतलब जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमारी चौथी यहाँ पे गलत आ जाएगी, तो उसको देख लेते हैं। और फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। देखो फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता दूसरे फंक्शन के अंदर। क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि लैक ऑफ स्कोप, लैक ऑफ क्या हो जाता है, स्कोप, ये एरर आता है उसमें। क्योंकि अगर आप क्या कर देते हो, मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने एक प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन बना दी, अलग अलग फंक्शन बना दी, है ना। आपने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे तो आपने ये कर दिया, बना दिया, यूज़ आप यहाँ पे कर रहे हो, और आपने डिफाइन उसको दूसरे फंक्शन के अंदर कर दिया। तो इसको पता नहीं लगेगा कि मुझे इस फंक्शन के पहले उसको इस फंक्शन से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने के बाद उसको अपने जो एक तरीके से कोड होगा उसको रन करना पड़ेगा। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है, सिंपल फंडा ही होता है कि उसके पास उसको उस कोड तक पहुँचने का मौका ही नहीं होता, स्कोप ही नहीं होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो आपका फंक्शन होता है उसको आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते दूसरे फंक्शन के अंदर। वो मैंने आपको बता दिया क्या इसका लॉजिक होता है। क्योंकि जो आपकी फंक्शन की एक तरीके से लिमिट होती है, वो या तो अपने फंक्शन के बाहर, अगर कोई चीज़ है वो अगर बाहर ग्लोबली है उसको तो एक्सेस कर सकता है, पर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जाकर आप अगर आपने उसको डिफाइन किया हुआ है तो उस टाइम पे उसको दिक्कत आ जाती है, वो उसको पढ़ देख ही नहीं पाता कि एक्चुअल में है कहाँ पे ये कोड मेरा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग। आपके पास आउटपुट क्या आएगी। देखो सारे स्टेट जो क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुझे लगा कि थ्योरी के वे में पूछे गए हैं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
विच व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, प्रिंट एफ करना है आपको परसेंटेज एक्स ऑफ 64। देखो परसेंटेज एक्स पहले आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज जो आपका एक्स होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो आपका जो परसेंटेज एक्स होता है ये आपका हेक्साडेसिमल में, हेक्सा हेक्सा जो आपका डेसिमल फॉर्मेट होता है उसमें वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और जो आपका 64 है इसको अगर आपको हेक्सा डेसिमल में एक तरीके से वो करना है, रिप्रेजेंट करना है, प्रिंट करना है, तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसको आप इवेल्यूएट कर लो। तो ये आपका बस नियर अबाउट बन जाएगा, इसको आप नॉर्मली इवेल्यूएट कर लो स्पेसिफायर को। तो 64 का आप हेक्सा डेसिमल कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 64 का मुझे लग रहा है 64 ही आएगा हेक्साडेसिमल ना। नॉर्मली इसको आप डिवाइड कर लो सिंपली, 64 को 16 से डिवाइड कर लो तो 16 चौके 64, तो 4 यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो है, इसका क्या है रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो है, जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या बन जाएगी आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी 4040, ठीक है। चलो इसको आप वैसे नॉर्मली निकाल देते हैं, तो इसको फार्मूला की वे में रहने देते हैं, इसको नॉर्मली निकाल देते हैं यहाँ पे। अब क्या करो आप 64 को क्या करो, पहले तो इसका आप बाइनरी बना दो, ठीक है। 64 का आप क्या करो बाइनरी बना दो। कैसे बनाओगे, दो तरीके हैं, चलो बेसिक वाले बच्चों को बेसिक में बता देते हैं। कैसे करोगे, आप सिंपली डिवाइड करोगे, 2 3 का 6, 2 2 का 4, कितना बच गया यहाँ पे 0 बच गया बेटा। फिर आपका वैसे ही सेम 2 1 का 2, कितना यहाँ पे 1 है ना। 2 6 का 12, कितना बच गया यहाँ पे 0। उसके बाद वैसे ही सेम आपका 2 है ना, मतलब 8 दूनी 16, वैसे ही फिर यहाँ पे 0 बच गया। फिर बेसिकली सेम आप करोगे 2 4 का 8, कितना बच गया आपके पास यहाँ पे 0। फिर वैसे ही आपका 2 2 का 4, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 0, और लास्ट में आपका 2 1 का 2। इसका मतलब आपके पास बाइनरी वैल्यू क्या आएगी इसके पास 1 0, इसको आप ऐसे लिखोगे ना 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। 3 बार 0 आ गया और 3 बार आपके पास यहाँ पे ये 0 आ गए। अब जब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और हेक्साडेसिमल में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप हेक्साडेसिमल में आप क्या करते हो, हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो तो आप क्या करते हो, उसको 4 पेयर में कन्वर्ट करते हो। तो 4 पेयर क्या बन जाए आपके पास, एक आपके पास ये 4 पेयर बन गए, दूसरा आपके पास ये वाला 4 पेयर बन गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो ये वाला जो स्टार्टिंग का नंबर है वो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, और आगे का कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपका 64 को जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना बन जाएगा आपके पास 40 बन जाएगा। तो आउटपुट में कितना आएगा आपके पास 40 आउटपुट में आएगा। समझ आ गया, बिल्कुल मैंने बेसिक समझाया, जैसे बच्चों को करवाते हैं ना जब स्टार्टिंग में, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है उस वे में इसको समझाते हैं। जो ये वाला तरीका है ना ये बच्चों को समझाया जाता है। अगर हमें निकालना होता है हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर 64 है तो 64 कैसे आता है, हम सिंपली हम बात करते हैं 2⁻6 में आता है। तो 2⁻6 इसका मतलब है क्या करना पड़ता है आपको, आपको जो आपका 6 है 2⁻6 है उसी को आपको 1 सेट करना है। बाकी सभी जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे 2⁻5 2⁻4 2 आपके पास 3 है ना, 2 आपके पास 2 2⁻1 एंड 2⁻0, इन सभी को आपको क्या करना पड़ता है बेटा, फिर 0 सेट करना पड़ता है। मतलब तरीका वही है निकालने का, होता क्या है ये भी फिर से वही बन जाएंगे, ये आपका 4 बन जाएगा या आपका 0 बन जाएगा। पर ये तरीका मैंने आपको तो बताया जिनको नहीं बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो बच्चे काफ़ी बिगिनर हैं उनको आइडिया रहे। हमने क्या किया सिंपली, जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना पड़ता है। जैसे 2 को जैसे आप मतलब डिवाइड करोगे 2 3 का 6 2 2 का 4, रिमाइंडर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा तो यहाँ पे 0 लिख दिया। वैसे ही 2 को 2 1 का 2 2 6 का 12, रिमाइंडर कितना बच गया, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया, है ना। ऐसे करके आप क्या करते हो, किसी भी आपका जो आपका डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर को जब आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हो। उसके बाद जैसे आपने डेसिमल नंबर निकाल लिया, तो जैसे आपने डेसिमल नंबर निकाल लिया बेटा, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद सर हम जो इनकी पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग कैसे करते हैं, अगर डेसिमल को हेक्साडेसिमल सॉरी बाइनरी को अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको चार चार जोड़ों में क्या करना पड़ता है, उनको लिखना पड़ता है। तो चार जोड़े क्या बन गए, एक तो पहला चार जोड़ा ये बन गया, दूसरा चार जोड़ा मेरा ये बन गया।
और वैसे जब ये जोड़ा आपका बन गया, अब आपको क्या करना पड़ता है, इस जोड़े को देखना पड़ता है, सिर्फ इस जोड़े को देखना है। ये कौन सा आपके पास डेसिमल नंबर बना, तो ये सर हमारे पास 4 बना, और बाकी तो 0 0 0 है, वो आपके पास 0 ही बना। तो इसका मतलब है 40 आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको क्या करना है, नोट करना है और अच्छे ढंग से इनको पढ़ना है। बाकी इसके अलावा और कोई डाउट आपके मन में रहता है तो उसको आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो साथ में करते रहेंगे, ताकि अगर आप अपनी अलग से तैयारी करें, ताकि वहाँ पे इसके अलावा तैयारी के अलावा जैसे आपको कोई और डाउट आता है वो आप यहाँ पे मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो ना। बाकी ये सारी चीज़ें तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ढंग से, ताकि एग्ज़ाम में इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ऐसा ना रहे कि हमने इस चीज़ को कभी टैकल ही नहीं किया है। डन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा जो आपकी कुछ फीडबैक वगैरह होती है, कुछ होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके आप बता दिया करो, है ना। अच्छा लगता है जैसे बच्चे कुछ कोई चीज़ पूछते हैं, या फिर इसके अलावा कमेंट करते हैं, जिनको होमवर्क वगैरह दिया होता है, तो अच्छा लगता है टीचर को भी ना। और ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट